ईरान के साथ कौन कौन से मुस्लिम ममालिक गद्दारी करने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि हम आपके साथ हैं, तो दूसरी जानिब ईरान को यह कहा जा रहा है कि हमारे जमीनी और फिजाई रास्ते ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। गैर मामूली जो हालात और खबरें सामने आ रही हैं, उनसे यह वाजे हो रहा है कि जो गल्फ के अंदर बेड़ी बेड़े हैं और जो बेसिस हैं अमेरिका के, चाहे वो कतर में हो, सऊदी अरब में हो, बहरीन में हो, जॉर्डन में हो, वहां पर गैर मामूली हरकत हो रही है। अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ईरान किस तरह की तैयारियां कर रहा है? ईरान से हम जानते हैं, ईरान के अंदर मौजूद है सहाफी जॉन हुसैन। वो हमें बताएंगे कि ईरान क्या रद्द-ए-अमल देने वाला है। मैंने पहले कहा है कि अगर अमेरिका ने यह हिमाकत की ईरान पर हमले करने की, तो 100 साल की सबसे बड़ी अमेरिका की गलती होगी। लेकिन ईरान क्या जवाब देगा, जॉन भाई से हम जानते हैं। जॉन, बताइएगा ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होने वाला है? अदनान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हमला किया तो 100% गलती होगी अमेरिका की सबसे बड़ी। और ना सिर्फ ये गलती होगी बल्कि ये अटैक अगर अमेरिका करता है, गलती करता है, तो ये अपने ऊपर अटैक करेगा। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि अटैक करेगा। और यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग यही है ऑफिशियल्स की कि अमेरिका सिर्फ बोल रहा है, बातें कर रहा है। 4 जनवरी से वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप लोग बाहर निकले। वो पहले प्लान फेल हो गया सारा, जो इंटरनल प्लान था। अब जाहिर सी बात है, फेस सेविंग करने के लिए उनको लग रहा था कि वो जब कैरियर्स लेके आएंगे तो ईरान डर जाएगा और ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएगा। वो भी नहीं हुआ। ईरान ने मना कर दिया कि हम ये कंडीशंस जो अमेरिका ने इम्पोज किया उस पर नहीं मानेंगे। तो ईरान के अंदर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की ये है कि अमेरिका बातें ज़्यादा करता है, एक्शन कम करता है। और अगर यहाँ पे कोई हमला होता है तो यहाँ पे ईरान में ना सिर्फ इनकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो तैयार हैं टू अटैक इसराइल एंड टू अटैक ये जो बेसेस हैं अमेरिका के रीजन के अंदर, उन सब के ऊपर, बल्कि उसके साथ साथ जो इसका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी टारगेट किया जाएगा थ्रू द मिनी सबमरीन्स जो ईरान की अपनी है, थ्रू माइंस, थ्रू ईरान ओन जो मिसाइल प्रोग्राम है और ड्रोन्स हैं उसके साथ उसको अटैक किया जाएगा। तो अब ट्रम्प जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस चीज में कि उन्होंने बातें बहुत सारी कर ली और साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है एपैक का और एडल्सन्स का। लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता है कि ना उनकी आवाम अटैक करना चाहती है ईरान के ऊपर और ना खुद अमेरिका इतना चाहता है कि ईरान के ऊपर अटैक करे। बट लेट्स सी, अगर इसराइल का प्रेशर जारी रहा तो शायद अटैक हो जाए। ईरान बहरहाल किसी भी अमेरिका की निगोशिएटिंग या कोई भी ऐसी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि 12 दिन की जंग जब पहले हुई थी तो भी यही बातें हो रही थी कि हम निगोशिएट करेंगे और बड़ी सीरियस निगोशिएशन चलनी है। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ और किस तरीके से सरप्राइज अटैक किया। अच्छा, मैं जॉन पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट में अगर बात करूं तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में हुई है कि कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कांटेक्ट करते हैं अली लारिजानी के साथ। उसके अगले दिन कतर के जो अमीर हैं वो कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं मसूद पज़ेश्कियान जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के। उससे पहले जो एमबीएस है वो कॉल करते हैं मसूद पज़ेश्कियान को। अच्छा, आपने जो बहुत अहम बात की अभी कि रीजन में जो बेसिस हैं उनको अटैक किया जाएगा, और ये जो बेसिस हैं ये सारे जो अरब और गल्फ के ममालिक हैं यहाँ पर है। मैंने सऊदी अरब की बात कर दी, कतर की बात कर दी, कुवैत है, बहरीन है, या दीगर जितने भी जहाँ पे बेसिस हैं। अब इसके कितने चांसेस हैं जो सऊदी अरब यकीन दहानी करवा रहा है ईरान को, फिर कतर के जो अमीर हैं उनके प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यकीन दहानी करवा रहे हैं, तो क्या ईरान के अंदर एक कोई सेकंड थॉट है कि हमने इन बेसिस को अटैक नहीं करना, या अभी भी ईरान फर्म है कि हमने इनको टारगेट जरूर करना है चाहे वो मुसलमान मुल्क है? जिस मुल्क का एयर स्पेस, जमीन या सी यूज होगा ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, उस मुल्क के खिलाफ और प्री टारगेटिंग सेट हुई है कि जिस मुल्क में फॉर एग्जांपल अगर अलुदैद से आता है या फॉर एग्जांपल एन अल असद से आता है अटैक, तो किस तरीके से उसको इंगेज करना है। जो भी मुल्क करेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अदनान साहब देखें, ये मुल्क जो है ये अभी समझ गए हैं कि 12 दिन की जंग के बाद ये समझ गए, जो मिथ बनाई हुई थी इसराइल ने कि आयरन डोम इनपेनिट्रेबल है और ईरान जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो समझ गए हैं कि अगर दोबारा अटैक होता है अमेरिका की तरफ से तो लाजमी ईरान जवाब देगा उसके ऊपर। और इनकी जो इकोनॉमीज हैं, ये जो अड्डे बिठाए हुए हैं अमेरिका ने, इनकी पूरी पूरी इकोनॉमीज क्रैश होने का खतरा है अगर प्रोलॉन्ग जंग होती है। तो ये आर्टिफिशियली इकोनॉमी ज्यादातर चल रही है, ऑयल के ऊपर चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वहां पे अगर ब्लॉक हो गया तो आपको पता है कि क्या होगा, ऑयल प्राइसेस के साथ राइज होंगी, वो डिस्ट्रप्शन होगी। तो ये मुल्क जाहिर है उनको कंसर्न है और ये गलती जो ये पहले कर चुके हैं वो दोबारा ना दोहराएं, इसलिए ये आ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करे। अजरबैजान तक ने बोल दिया। आप देखें, अजरबैजान के इसराइल के साथ रिलेशंस इतने अच्छे हैं, वो 90% इसराइल का रिलायंस ऑन फ्यूल अजरबैजान से है। तो उन्होंने तक बोल दिया कि हमारी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी तरीके से। लेकिन बहरहाल अब प्रेशर तो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अमेरिका के साथ और अमेरिका ने बेसिस लिए हुए इन मुल्कों में। तो अगर ऐसी कोई शरारत होती है अमेरिका की तरफ से तो इन बेसिस को बिल्कुल अटैक किया जाएगा।
अच्छा, चाइना का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने सैटेलाइट इमेजेस कुछ प्रिंट की हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना के पास सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है। बाकायदा उन्होंने कंपैरिजन किया कि 12 जनवरी को जो अल उदैद एयरबेस था वहां पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट था, डिफेंस सिस्टम था, अमेरिका का जितने भी जो फाइटर जेट्स थे, चाहे वो रिफ्यूलिंग के लिए जेट्स हो, के C-135 हो, C-17 हो, या फिर जो दीगर F-15 है, F-16 है, बाकायदा उसने कुछ जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो प्रिंट किए हैं और कंपैरिजन किया है कि जनवरी 12 और जनवरी 25 बड़ी तब्दीली नजर आई है। बजाय नजर आ रहा था कि 13 और 14 की दरमियानी रात शायद जो अमेरिका है वो स्ट्राइक कर सकता है। उन्हीं दिनों में ये खबरें आ रही थी कि इन बेसिस को खाली किया जा रहा है। लेकिन जनवरी 25 के जो इमेजेस सामने आए हैं जॉन साहब, उससे तो ये वाजे हो रहा है कि जो सऊदी अरब है वो कॉल कर रहा है ईरान के प्रेसिडेंट को और कह रहा है कि भाई हमारा ताल्लुक नहीं है। जो कतर के अमीर है वो कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। और नजर सैटेलाइट इमेजेस में ये आ रहा है कि उनके बेसिस को वो चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे दीगर जो डिफेंस इक्विपमेंट हो, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डबल गेम कर रहे हैं ये मुमालिक? हो सकता है कि डबल गेम कर रहे हों, लेकिन इनको मालूम है कि इस डबल गेम की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अदनान साहब, ये मुल्क बेचारे खुद भी, पहले अमेरिका ने इनको बोला कि भाई ईरान तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है, तुम हमसे हथियार खरीदो, तुम हमारे हमारे बेसिस को अपने मुल्कों में बनाओ। ये पहले की बात है जब ईरान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। जब इन मुल्कों ने मुआहदे किए और ये बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला खरीदा अमेरिका से, तब समझ में आना शुरू हो गया, जाहिर है रीजनल डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई, समझ में आना शुरू हो गया कि अमेरिका पागल बना रहा है इन मुल्कों को। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब आपने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने रिलेशंस अच्छे किए ईरान के साथ, कतर ने ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे किए। तो हो सकता है कि बिल्कुल डबल गेम हो। और डबल गेम तो देखें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टर्की फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई बड़ा इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब मैं इसमें बताना ये चाहूंगा कि टर्की और इसराइल का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में एक दूसरे के साथ जो है उनका अलायंस है। और जो तेल आता है ना इसराइल के अंदर, वो आता ही अजरबैजान टू टर्की के रूट से है। टर्की से ही वो सारी शिप्स लोड होके इसराइल जाती हैं। हत्ता के आईडीएफ के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो तक टर्किश कंपनीज बनाती हैं। इजिप्ट का आप देख लें, इजिप्ट की जो ट्रेनिंग है वो आईडीएफ से होती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस उनको ट्रेनिंग देती हैं। एंड दीज कंट्रीज रिकग्नाइज इसराइल, वो इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भले मना करते हो कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेकिन पुष्ट पर्दा आपको पता है कि चीजें दूसरी हैं और यहाँ पे बातचीत भी इसराइल के साथ होती है एट द सेम टाइम। तो जाहिर सी बात है, इसमें बिल्कुल चांसेस हैं कि डबल गेम हो। क्यों? और अभी टर्की ने कुछ दिन पहले ईरान के कुछ एजेंट्स को पकड़ा जो बाकायदा पिक्चर्स ले रहे थे इजरायली और अमेरिकन एसेट्स की ऑन द ग्राउंड इन टर्की। तो उनको भी अरेस्ट किया। तो जाहिर सी बात है, ये मुल्क अपना मफाद देखने के लिए और अपने अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए, और पैसा भी इसके अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मिलिट्री एड इन्वॉल्व होती है। तो उस चक्कर में ये लोग जो है वो डबल गेम खेल सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि इस दफा कोई डबल गेम खेलेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है, जैसा कि आपने खुद भी बताया, पिक्चर्स रिलीज की हैं आलूदैद बेस की। और अभी पता है इन सारे मुल्कों को कि अगर कोई भी शैतानी होती है अमेरिका की तरफ से इन कंट्रीज के थ्रू, तो जाहिर सी बात है इनको बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, तुर्की का आपने जिक्र किया तो तुर्की के हवाले से भी ईरान की बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब्बास अरागची तुर्की के दौरे पे गए, वहां उनकी हक्कान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात हुई। फिर तैयब उर्दवान उनके साथ मुलाकात हुई। तैयब उर्दवान ने बाकायदा मसूद पेज़ेश्कियान साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को कॉल की और कहा कि मैं अब्बास अरागची से मुलाकात कर रहा हूं। इससे पहले मिडिल ईस्ट आई ने बाकायदा रिपोर्ट किया और मैंने इस पे वीडियो करती की थी बड़ी डिटेल में कि जो मंडे वाले दिन उर्दुगान की कॉल पे बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस बाकायदा खबर में ये रिपोर्ट किया गया कि उर्दुगान डोनाल्ड ट्रंप को ये ऑफर कर रहा है कि मैं आपकी कॉल करवा सकता हूं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेज़ेश्कियान के साथ। तो आप ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, ईरान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, ईरान की आईआरजीसी को समझते हैं, ईरान में किस तरह पॉलिसी मेकिंग होती है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप फोन पे बात कर रहा हो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ? मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, और ना ही यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्शन कर दी गई है किसी भी अंडर द गन, अंडर द थ्रेट ऑफ वॉर नेगोशिएशन की। ने तो अपना मौकफ क्लियर कि जब तक ये गने हमारे सर से हटाएंगे नहीं, तब तक कोई बात नहीं हो सकती। और बात होगी भी तो इक्वल ग्राउंड्स पे होगी, म्यूचुअल बेसिस पे होगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ अदनान साहब, यहाँ पे ऑफिशियल्स को कॉल की अमेरिकन ऑफिशियल्स ने और कहा कि प्लीज आप हमें
सिंबॉलिक स्ट्राइक्स करने दें, हम भी सिंबॉलिक स्ट्राइक करेंगे, आप भी सिंबॉलिक स्ट्राइक कीजिएगा जहां आपका दिल चाहता है। हम पहले से जैसे फुर्दो के दौर में हुआ था वो इवैक्यूएट कर देंगे दोनों साइड्स और फिर सिंबॉलिक स्ट्राइक्स कर लेंगे। ईरान ने कैटेगोरिकली क्लियरली मना कर दिया इस चीज को और बोला कि नहीं, कोई इस तरीके की शरारत, कोई इस तरीके की चीज नहीं होगी। और अगर आपने अटैक किया सिंबॉलिकली भी, अगर आप दिखाने के लिए अटैक कर रहे हैं, तो उसको ऑल आउट वॉर समझा जाएगा और वॉर एंगेज हो जाएगा। तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि ईरान विद द थ्रेट कोई भी निगोशिएशन अंडर द गन या अंडर द थ्रेट नहीं होती। ये तो निजाम ऐसा बना दिया अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ऐसा बना दिया कि वो किसी भी मुल्क के अंदर जाएं और वो डर के थ्रू, खौफ के थ्रू निगोशिएट करवाए। लेकिन ईरान इस चीज के ऊपर राजी नहीं है और अभी तक ये जो इनका कैरियर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ नहीं आया है। वो ओमान के पीछे खड़ा हुआ है, माउंटेनियस रीजन के ओमान सी के अंदर खड़ा हुआ है वो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का न्यूज़पेपर है, उसने तीन टारगेट्स बताए हैं, बल्कि तीन बताया है कि जो अचीवमेंट्स हैं वो अमेरिका करना चाहता है। पहला उसने बताया कि वो आयतुल्ला खामनाई और जो रहबरी क़यादत है उनको एलिमिनेट करना चाहता है। दूसरा उसने टारगेट बताया कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं और आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं उनको वो एलिमिनेट करना चाहता है। और तीसरा जो अमेरिका हासिल करना चाहता है मकसद इस बार, वो है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको कुल्ली तौर पे खत्म कर दिया जाए। ये दावा जून 2025 में भी किया गया था। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, उसको, और ड्रोन्स की जो स्टोरेज है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या ये तीनों मकासद जून 2025 में तो हमें ये बताया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ऑब्लिटरेट कर दिया है हमने न्यूक्लियर जो साइट्स पे किया है हमला। अभी ये जो इतने बड़े मकासद लेके डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है ईरान के अंदर और वो दावे कर रहा है, क्या ये हासिल हो पाएंगे? नान साहब, बहुत अच्छा सवाल है और ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। 12 दिन की जंग जब हुई तो लीडरशिप पूरी उड़ा दी गई, आरजीसी की जो पूरी लीडरशिप थी उसको उड़ा दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया। नेगेव जो इनकी फैसिलिटी है उसके ऊपर मारा, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पे मारा, हाइफा और एलियात पोर्ट्स पे मारा, रिफाइनरीज पे मारा ईरान ने, साइबर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे मारा, वाइजमैन इंस्टीट्यूट जो है उसके ऊपर उन्होंने अपनी क्रूज मिसाइल मारी। और सेंसरशिप इतनी थी इसराइल के अंदर उस वक्त के एसोसिएटेड प्रेस के कैमरास उखाड़ के लेके जा रहे थे आईडीएफ के लोग। तो वो नहीं चाह रहे थे कि इसराइल के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको दिखाया जाए। ये जो बातें की उसके बाद ट्रम्प साहब ने कि मैंने जी तबाह कर दिया है प्रोग्राम। अब तबाह कर दिया तो किस लिए वो, मतलब किस लिए आ रहे हैं, किस लिए दोबारा कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर आप अपना प्रोग्राम जो है वो बंद करें? उन्होंने तो खत्म कर दिया था, जबकि उनकी अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स कहती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में भी आईएईए का एक्सेस बंद हो गया, आईएईए को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कितनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट है या नहीं है। GBU-57 बॉम्बर्स ने जो स्ट्राइक की थी फोर्डो के ऊपर, वो बड़ा एक इतना आसान नहीं है कि इतनी डेप्थ के अंदर, 300 फीट की डेप्थ के अंदर आप जो है वो 200 फीट उसकी रेंज है GBU-57 बॉम्बर की, कि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को इतना इतना ज्यादा ईरान को इस पे नुकसान पहुंचाया हो। ईरान के पास कैपेसिटी है, और सिर्फ ना ही वो नतंज, फोर्दो और इस्फहान नहीं है, बाकी और भी फैसिलिटीज हैं ईरान की जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका चल रहा है। ऑल्दो वो वेपन्स नहीं बना रहे, वो सिविलियन यूज के लिए प्रोग्राम्स वहां पे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दोबारा ईरान के ऊपर, पहला तो ये कोई मकसद है नहीं अमेरिका का कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, ये सारी बातें हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो इस्लामी इनकलाब है ईरान के अंदर जो आया है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए, और इनका जो अमेरिका का जो बैठा हुआ है यहाँ पे सेटअप इसराइल के थ्रू, वो सेटअप जो है वो कामयाब रहे। तो गोल जो है वो आई थिंक ये है। अगर ये स्ट्राइक्स करते हैं आईआरजीसी के ऊपर, आईआरजीसी के ऊपर स्ट्राइक्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, रिप्लेसमेंट फौरन से हो जाएगी और अटैक जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। आईआरजीसी इतनी कमजोर नहीं है, इट्स नॉट लाइक वेनेजुएला। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और ड्रिवन बाय मिशन ड्रिवन लोग हैं। ये इस तरीके के लोग नहीं है कि इतनी आसानी से उनको खत्म कर दिया जाए। दूसरा, अगर खामनाई साहब को टारगेट करते हैं, देखें खामनाई साहब ना सिर्फ सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, विलायत फकीह ना सिर्फ वो हैं ईरान के, बल्कि एट द सेम टाइम ही इज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिगर हेड फॉर मेनी ऑफ द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के मुसलमानों में जो शिया कौम है वो उनको एज अ मुज्तहिद एंड एज अ विलायत फकीह कबूल करती है। और अगर खामनाई साहब के खिलाफ ऐसी कोई चीज होती है तो जिंदगी भर ये भागते रहेंगे, इनको बचने का बड़ा मुश्किल पेश आएगी इनको बचने में। तो खामनाई साहब को ये टारगेट नहीं करेंगे आई थिंक। अगर कर भी देते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो भी जाता है, तो बड़ा सख्त, बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा पूरी दुनिया की तरफ से। तीसरा, जो वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स आप खत्म कर दें और आप इसराइल के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसको भी आप सपोर्ट ना करें, तो अमेरिका चाह क्या रहा है इनसे? अमेरिका तो बेसिकली यही चाह रहा है ना कि आप सब कुछ ही जो भी है हमारे टर्म्स पे चलें। तो अमेरिका यही चाहता है कि ईरान शुड प्ले बाय इट्स रूल्स, वेयर एज ईरान इज अ सॉवरेन कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड आप ये बात नोटिस करें अदनान साहब
रेवोल्यूशन के बाद से 1979 के बाद से हत्ता के ईरान के ऊपर 1980 से लेकर 1988 तक जंग रही सद्दाम की। उसके साथ अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, हत्ता के रशिया भी शामिल था सद्दाम के पीछे। ना सिर्फ वो अटैक्स जो सद्दाम की तरफ से आ रहे थे वहां पे एंगेज हुई भी थी ईरान की सिपा, और दूसरे एंड पे जो मुजाहिदीन खल्क थी ईरान के अंदर वो चुन चुन के टारगेट किलिंग कर रही थी सारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स की। इतना बुरा हाल हो गया था कि हफ्ते तीर बॉम्बिंग्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग्स में 1981 में इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके चीफ जस्टिस, इनकी पूरी कैबिनेट और उसके साथ साथ पार्लियामानी मेंबरों को खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था, उड़ा दिया था। तब भी ईरान सरवाइव किया है। और आज तो ईरान की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है उस सिचुएशन से जिस सिचुएशन में ईरान पहले था, क्योंकि उस वक्त तो पत्थरों से और क्लैशनकोव से लड़ाई कर रहे थे। आज इनके पास बड़ी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी, और मैं आपको बताऊं ईरान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में टॉप 10 में आता है दुनिया के। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेज में भी टॉप 10 में आता है, और इनकी पब्लिकेशंस का जो रेट है साइंटिफिक इनोवेशन और पब्लिकेशंस का वो दुनिया की एवरेज से 10 गुना ज्यादा है। तो इतना आसान नहीं होगा। ईरान अपने आप को इतना डिक्लेयर नहीं करता कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं नजर आती सामने मीडिया पे कि ईरान के पास क्या क्या है। वो ईरान आहिस्ता आहिस्ता ही जब वक्त आता है तब डिक्लेयर करता है। जैसे कि आपने देखा कि सिजील जो नया वेरिएशन सिजील मिसाइल का आया था वो इसराइल के ऊपर उन्होंने आखिरी दिन तक वो बोलते रहे कि भाई नहीं करो नहीं करो, हम जंग नहीं चाहते। आखिरी दिनों में फिर उन्होंने सिजील को लॉन्च किया, और वो बिल्कुल ही इम्पेनेट्रेबल मिसाइल है, उसको कोई नहीं रोक पाया, और वो किस तरीके से बीरशिबा पे लगी वो भी देखा। तो ये सारे अहदाफ जो अमेरिका बता रहा है कि ये खत्म कर दें वो खत्म कर दें, अमेरिका परेशान हो गया है। वो अपना सर जो है वो लेके बैठा हुआ है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि असैसिनेशंस भी हुई हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी टच किया गया है, इंटरनल राइट्स और प्रोटेस्ट भी करवाए गए हैं, फिर भी ये चीज खत्म नहीं हुई। तो अगर मेरे नजर में, तो अगर मैं बड़ी बात करूंगा, हो सकता है ये किसी को सेंस ना बने, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं यहाँ पे रिजॉल्व लोगों का, तो मुझे ये लगता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन भी ईरान के ऊपर मार दे अमेरिका, तो भी ईरान विल नॉट, द ईरानियन गवर्नमेंट और कोट अनकोट रिजीम चेंज नहीं होगा ईरान के अंदर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भले इसके ऊपर बायस लगे कुछ लोगों को, लेकिन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर दैट ईरान की जो मेजोरिटी है ना वो खामोश बैठी हुई है इस वक्त। वो बड़ी इनकलाबी और इस्लामी जो मेजोरिटी है वो है, और वो आपको नजर आई थी प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हुए थे तेहरान के अंदर, कुम के अंदर, इस्फहान के अंदर, शिराज के अंदर, दूसरी जगहों पे, वो आपको नजर आती है बहुत कम मौके पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिका का हदफ जो है वो पूरा होगा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका एक ग्रेट पावर है, नुकसान कर सकता है, ईरान को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, लेकिन मार्को रूबियो ने जैसा कि कहा कि 40,000 तकरीबन अमेरिकन फौजी ईरान की रेंज में है और बेसिस रेंज में है। तो ये भी अमेरिका को पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को बेयर करना पड़ेगा। उसका पूरा भरम, उसका पूरा क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये जो लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं पूरे मुल्कों के साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, वो भी खत्म हो जाएंगे। थैंक यू जॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपको हम जो है वो जहमत देते रहेंगे। आपसे बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी। इसी तरह की गुफ्तगू इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा भी आपसे होगी सर।